फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फेमस रशियन राइटर लिवो टोल्स्टॉय की एक और मज़ेदार शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जो है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, यानी एक आदमी को कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन फिर भी इसे कार्टून्स की हेल्प से और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अबाउट द स्टोरी, इट वॉज रिटर्न एंड पब्लिश्ड इन 1886 इन रशिया। इस स्टोरी को 1886 में रशिया में लिखा गया और पब्लिश भी करवाया गया। इट इज़ अबाउट अ मैन हु इन हिज लस्ट फॉर लैंड फॉरफिट्स एवरीथिंग। ये स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में जो जमीन के लालच में अपना सब कुछ खो देता है। इट वॉज सेट इन अ रूरल एरिया ऑफ रशिया। इस स्टोरी को रशिया के किसी गाँव में सेट किया गया है। दोस्तों, एक बार स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें राइटर ने एक किसान पाहोम के बारे में बताया है जो कि ज़मीन के लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो देता है। साथ ही स्टोरी के टाइटल को भी स्टोरी के एंड में एक्सप्लेन किया गया है कि एक आदमी को एक्चुअल में कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बड़ी बहन से जो कि गांव में रहने वाली अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए जाती है। बड़ी बहन की शादी शहर में रहने वाले एक अमीर व्यापारी से हुई थी, जबकि छोटी बहन की शादी गांव के एक गरीब किसान पाहोम से हुई थी। जैसे ही दोनों बहनें चाय पीने के साथ बातें करने लगी, बड़ी बहन अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी का दिखावा करने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को बताया कि वे शहर में कितने आराम से रहते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके बच्चे भी कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, वे कितनी अच्छी चीज़ें खाते पीते हैं, वे किस तरह एंजॉय करने के लिए थिएटर में जाते हैं। यह सुनकर छोटी बहन नाराज हो गई और उसने एक व्यापारी के जीवन को अपमानित किया और एक किसान की लाइफ को सबसे बेस्ट बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन जीने का तरीका नहीं बदलूंगी। हालांकि हम गरीबी में जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन तो नहीं है। हाँ, तुम्हारी लाइफ हमसे बेटर है और तुम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन अक्सर ज़्यादा कमाने वाले अमीर लोग अपना सब कुछ खो देते हैं क्योंकि वे अपने पैसों का गलत यूज़ करते हैं। वे नशा करने लगते हैं और शराब पीने लगते हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इस हिसाब से तो हम तुमसे बेटर हैं, हमारी लाइफ तो सेफ है क्योंकि हम कभी अमीर नहीं बनेंगे, इसलिए हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन खाने के लिए खाना हमेशा रहेगा। यह सुनकर बड़ी बहन ने कहा, अगर तुम्हें सूअरों और गाय के बछड़ों के साथ रहना पसंद है तो तुम शहर की शान शौकत को कभी नहीं समझ सकती। तुम जैसे जी रहे हो एक दिन वैसे ही मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी गोबर के ढेर में खेलते रहेंगे। ये सुनकर छोटी बहन ने जवाब दिया, अच्छा कोई बात नहीं, बेशक हमारा खेती का काम कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। आज आपके पास शहर में सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन कल कोई आवारा आदमी आपके पति को ताश, शराब या प्रोस्टिट्यूट का लालच देकर बिगाड़ सकता है, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या अक्सर ऐसी चीज़ें नहीं होती, बताओ। इन दोनों बहनों की बातें पाहोम सुन रहा था। उसने सोचा ये बिल्कुल सच है क्योंकि हम किसान बचपन से ही धरती पर खेती करने में बिजी रहते हैं, इसलिए हमारे माइंड में कोई यूजलेस थॉट नहीं आते। हमारी केवल एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास खेती करने के लिए भरपूर ज़मीन नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सारी ज़मीन होती तो मुझे शैतान से भी डर नहीं लगता। गांव के पास एक छोटी जमींदार महिला रहती थी जिसके पास लगभग 300 एकड़ जमीन थी। शुरुआत में किसानों के साथ उसके संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में उसने अपने खेतों की रखवाली के लिए एक बूढ़े सैनिक को ड्यूटी पर लगा दिया जो कि फसल का नुकसान होने पर किसानों से पैसे लेता था। पाहोम के बहुत सावधान रहने के बावजूद भी उसका एक घोड़ा जमींदार महिला के जय के खेत में घुस गया, एक गाय उसके बगीचे में घुस गई और गाय के बछड़े घास के मैदानों में चले गए, इसलिए उसे उस जमींदार औरत के नुकसान के लिए पेमेंट करना पड़ा। इस नुकसान की वजह से पाहोम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने घर जाकर परिवार के साथ बुरा व्यवहार किया। पूरी गर्मियों में उसे इस मैनेजमेंट की वजह से बहुत परेशानी हुई और फिर सर्दियाँ आ गई। अब जानवरों को चराने के लिए ले जाना पड़ता था। अब उसकी चारे की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई थी। हालांकि वे खेती की ज़मीन पर नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन अब उसे जानवरों की कोई परवाह नहीं थी। वह उन्हें अपने हिसाब से चराने के लिए ले जाता था। गांव वालों को पता चला कि वो जमींदार अपनी ज़मीन बेचने वाली है। हाई रोड का इनकीपर ज़मीन खरीदने के लिए मोल भाव कर रहा था। जब किसानों को इसके बारे में पता चला तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर इसने ज़मीन खरीद ली तो ये उस जमींदार औरत से भी ज़्यादा जुर्माना वसूल करेगा और हम सभी तो उस जमीन पर ही डिपेंड हैं। इसलिए गांव के किसानों का एक ग्रुप उस जमींदार महिला के पास गया और उस इनकी
हेल्पर को जमीन नहीं बेचने की रिक्वेस्ट की। उन सब ने मिलकर ये जमीन अच्छी कीमत पर खरीदने का प्रॉमिस किया। वो जमींदार भी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गई। सभी किसानों ने मिलकर पूरी जमीन खरीदने के लिए पैसे अरेंज करने की कोशिश की ताकि बाद में ये सभी उस जमीन को आपस में बराबर करके बांट लें। इस टॉपिक पर बात करने के लिए सभी किसान 2 बार मिले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शैतान ने इनका प्लान फेल कर दिया। इसलिए सभी किसानों ने मिलकर अपने औकात के अनुसार जमीन खरीदने का डिसीजन लिया। हाल ही में पाओम ने सुना कि उसका एक पड़ोसी 50 एकड़ जमीन खरीद रहा है। उस जमींदार ने आधा पेमेंट कैश और आधा पेमेंट 1 साल बाद लेने का एग्रीमेंट किया है। पाहोम को उससे जेलसी हुई। उसने सोचा जमीन तो बिकी रही है, अगर मैंने इसे नहीं खरीदा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने इस बारे में अपनी वाइफ से बात की। उसने कहा सभी लोग जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी लगभग 20 एकड़ जमीन खरीद लेनी चाहिए। हमारी कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और दूसरी ओर जमींदार का वो बूढ़ा सोल्जर जुर्माने लगाकर हमें लूटता ही रहेगा। इसलिए इन दोनों ने दिमाग लगाकर सोचा कि वे इस जमीन को कैसे खरीद सकते हैं। इनके पास 100 रूबल्स थे। इन्होंने एक बछड़ा और अपनी आधू मधुमक्खियाँ बेच दी और अपने एक बेटे को मजदूर के तौर पर काम पर लगा दिया और उसकी सैलरी एडवांस में ले ली। लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए तो छोटी बहन ने अपने जीजाजी से बाकी के पैसे उधार ले लिए और इस तरह जमीन खरीदने के लिए आधा पेमेंट अरेंज हो गया। पाहोम ने 40 एकड़ का एक खेत चूज किया जिसमें से कुछ जंगल था। इसे खरीदने के लिए वो उस जमींदार औरत के पास गया और बातचीत की। वो जमींदार जमीन बेचने के लिए तैयार भी हो गई। ये पेपर वर्क के लिए शहर गए। पाहोम ने आधा पेमेंट कैश कर दिया और आधा पेमेंट 2 सालों में चुकाने का एग्रीमेंट किया। अब पाहोम के पास अपनी खुद की ज़मीन थी। उसने बीज उधार लिया और इस ज़मीन पर बुआई की। फसल बहुत अच्छी हुई। उसने 1 साल में उस जमींदार महिला और अपने ब्रदर इन लॉ का पूरा कर्जा चुका दिया। अब वह खुद जमींदार बन गया। वह अपनी ज़मीन पर बीज बोने लगा, अपनी ज़मीन पर घास उगाने लगा, अपने खेत में जानवरों को चराने लगा। अब ये बाहर जाता तो इसे अपने खेत में मक्का, घास के मैदान, खिले हुए फूल दिखते थे जिन्हें देखकर ये खुशी से भर जाता था। इसे ये सब दूसरों के खेतों से बिल्कुल डिफरेंट लगते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पाहोम का एक पड़ोसी किसान उसके जानवरों को इसके खेतों में चोरी चुपके घुसा देता, जिससे पाहोम का नुकसान होने लगा। रात में किसान अपने घोड़े उसके मक्के के खेत में छोड़ देते। पाहोम ने उन सभी किसानों को बार बार समझाया और उन्हें माफ़ कर दिया। उसने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वह जानता था कि यह किसानों की ज़मीन की चाहत थी। इसमें उनका फसल खराब करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि मैं इन्हें लगातार इग्नोर नहीं कर सकता, नहीं तो ये मेरा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। फिर उसने इनके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेंट कराई, जिससे कोर्ट ने 2-3 किसानों पर जुर्माना लगा दिया। इस बात से उसका पड़ोसी किसान उसका दुश्मन बन गया। वो कभी कभी जानबूझकर अपने जानवरों को पाहोम के खेत में छोड़ देता था। एक किसान तो रात में पाहोम के जंगल में घुस गया और उसने लकड़ी के लिए नींबू के 5 छोटे पेड़ काट डाले। एक दिन जब पाहोम जंगल से गुजरते हुए आया तो उसे वाइट कलर की कोई चीज़ दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो वो नींबू के पेड़ों के बेकार तने थे। यह देखकर पाहोम को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि केवल अगर एक पेड़ काटा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने तो कई पेड़ काट डाले। अगर किसी तरह मैं ये पता लगा लूँ कि ये किसने किया है तो फिर मैं उस पर अपने नुकसान के लिए जुर्माना लगा सकता हूँ। उसने बहुत दिमाग लगाया कि आखिर वो कौन हो सकता है। फिर एंड में उसने डिसीजन लिया कि वो साइमन ही हो सकता है। वो कंफर्म करने के लिए साइमन के घर गया, लेकिन उसे वहाँ साइमन नहीं दिखा। यह देखकर उसका शक यकीन में बदल गया कि ये काम साइमन ने किया है। उसने इसके खिलाफ कंप्लेंट करवाई। साइमन के अगेंस्ट कोर्ट में केस चला, लेकिन उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। यह देखकर पाहोम बहुत दुखी हुआ और उसे उस बूढ़े जज पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने साइमन को बिना सजा दिए छोड़ दिया था। उसने कहा, तुम सब एक दूसरे से मिले हुए हो। अगर तुम ईमानदार होते तो साइमन जैसे चोर को कभी आज़ाद नहीं करते। पाहोम ने जज और अपने पड़ोसियों से झगड़ा किया, उसे जलाने की धमकी दी। इस समय यह अफवाह उड़ी कि बहुत से लोग अपनी ज़मीन बेचकर नई जगह जा रहे हैं। पाहोम ने सोचा कि मुझे अपनी ज़मीन बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी ज़मीन और घर बेचकर नई जगह जाएं तो और ज़्यादा ज़मीन खरीद सकते हैं। मैं खुद खेती संभालूंगा और अपनी प्रॉपर्टी को और बड़ा करूंगा। फिर मैं आराम से ज़िंदगी जी सकता हूं। यहाँ पर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है।
एक दिन पाहोम घर पर अकेला बैठा था, तभी गांव से गुजर रहे एक अजनबी किसान ने उसे बुलाया और दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। पाहोम ने उसे रात का खाना खिलाया और उसके सोने के लिए व्यवस्था की। पाहोम ने उस किसान से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उसने कहा, वोल्गा नदी के पार से आया हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। उसने कहा, वहाँ बहुत से लोग रहने के लिए आ रहे हैं, मेरे गांव के भी कई लोग वहाँ बस गए। प्रत्येक आदमी को वहाँ 25 एकड़ जमीन दी गई थी। जमीन इतनी अच्छी थी कि उस पर बोई गई राई की लंबाई घोड़े जितनी लंबी हो गई और मोटाई इतनी थी कि दराती की 5 वार से एक पुला बन गया। उसने यह भी बताया कि वहाँ एक किसान तो खाली हाथ आया था, लेकिन अब उसके पास खुद के 6 घोड़े और 2 गायें हैं। इस अजनबी किसान की बातें सुनकर पाहोम खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अगर कोई आदमी किसी दूसरी जगह पर इतनी अच्छी तरह से रह सकता है तो मुझे इस छोटे से गांव में रहकर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ अपनी ज़मीन और अपना घर बेच दूंगा और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे नई ज़मीन खरीदूंगा और सब कुछ नया लाऊंगा। लेकिन ज़मीन खरीदने से पहले मुझे खुद वहाँ जाकर हालातों का पता लगाना होगा। गर्मियों का टाइम था, उसने चलना शुरू किया। वो ओल्गा से समारा तक गया। इसके बाद 300 मील पैदल चला और एंड में अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि उस अजनबी किसान ने बताई थी। प्रत्येक आदमी के पास लगभग 25 एकड़ ज़मीन थी जो कि उन्हें यूज़ करने के लिए दी गई थी, और अगर किसी आदमी के पास ज़्यादा पैसे हो तो वो 2 सीलिंग में 1 एकड़ के हिसाब से ज़मीन खरीद सकता था, जितनी अच्छी ज़मीन वो चाहता था। यहाँ के बारे में सब कुछ जानने के बाद ऑटम का सीजन स्टार्ट होते ही पाहोम वापस अपने घर लौट आया। उसने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। उसने अपनी ज़मीन, घर और जानवर अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच दिए और अब वो कम्यून की मेंबरशिप से हट गया। उसने स्प्रिंग का सीजन आने का इंतज़ार किया और फिर उस जगह पर जाने के लिए रवाना हो गया। जैसे ही पाहोम अपने परिवार के साथ उस जगह पर पहुंचा तो उन्होंने गांव में एंटर होने से पहले एप्लीकेशन दी। इन्होंने सभी बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट की और अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लिए। पाहोम की फैमिली में वे टोटल 5 मेंबर थे। एक मेंबर को 25 एकड़ ज़मीन दी गई। इस हिसाब से 5 मेंबर की 125 एकड़ ज़मीन उन्हें मिली। पाहोम ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए बिल्डिंग्स बनवाए और कुछ जानवर भी खरीदे। उसके पास अब पहले से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन थी। ज़मीन भी मक्का की पैदावार के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी। ये पहले से 10 गुना बेहतर था। इसके पास अब खेती के लिए और जानवरों को चराने के लिए बहुत ज़मीन थी। ये जितने चाहें उतने पालतू जानवर खरीद सकता था। शुरुआत में पाहोम यहाँ बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा। तो फिर उसने सोचना शुरू किया कि उसके पास अभी भी ज़्यादा ज़मीन नहीं है। पहले साल उसने अपनी पूरी ज़मीन पर गेहूँ बोया और फसल भी अच्छी हुई। अब वापस गेहूँ बोने के लिए इसके पास ज़मीन नहीं थी, क्योंकि ये ज़मीन प्रतिभूमि थी, यानी कि इस पर 1 या 2 साल तक खेती करने के बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता था। और जब इस पर वापस घास के मैदान उग जाते थे तो इस पर वापस खेती करना शुरू करते थे। अमीर लोग तो अच्छी पैदावार के लिए गेहूं की फसल करते थे और गरीब लोग अपने हिस्से की ज़मीन डीलरों को बेचकर अपना कर्जा चुकाते थे। पाहोम और ज़्यादा गेहूं बोना चाहता था, इसलिए उसने डीलर से 1 साल के लिए ज़मीन किराए पर ले ली। उसने बहुत सारा गेहूं बोया और फसल भी अच्छी हुई, लेकिन ये ज़मीन 10 मील दूर थी, इसलिए देखरेख करने में परेशानी होती थी। कुछ टाइम बाद पाहोम ने देखा कि कुछ अमीर किसान और व्यापारी खेतों पर घर बनाकर रह रहे हैं और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो उसने भी फ्री होल्ड ज़मीन खरीदकर उस पर घर बनाने के बारे में सोचा। वो बार बार इस बारे में सोचता रहता। 3 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। वो ज़मीन किराए पर लेता और गेहूँ बोता। मौसम भी अच्छा रहता और फसल की पैदावार भी अच्छी रहती। उसने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया। वो हर साल दूसरे लोगों की ज़मीन किराए पर लेकर खेती करने से अब थक चुका था। जहाँ कहीं भी ज़मीन अच्छी होती, किसान उसके लिए दौड़ पड़ते और उसे खरीद लेते। इस तरह उसे ज़मीन खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। तीसरे साल भी ऐसा ही हुआ। उसने और एक व्यापारी ने मिलकर जानवरों को चराने के लिए किसानों से कुछ ज़मीन किराए पर ली। इन दोनों ने अपनी पहले वाली ज़मीन को तो पहले ही जोत लिया था। कुछ टाइम बाद किसानों और इनके बीच झगड़ा हो गया। किसानों ने इनके अगेंस्ट लीगली एक्शन लिया, जिससे चीज़ें बिगड़ गई और इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। पाहोम ने सोचा कि अगर ये मेरी खुद की ज़मीन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसने ज़मीन खरीदने के लिए तलाश शुरू की। फिर इसे एक आदमी के बारे में पता चला जिसके पास 1300 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन अब वह प्रॉब्लम में था, इसलिए वो अपनी ज़मीन कम प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हो गया।
पाहोम ने उससे बातचीत की। वो 1500 रूबल में ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो गया। ज़मीन खरीदने के लिए कुछ पेमेंट कैश और कुछ पेमेंट बाद में करने का एग्रीमेंट हुआ। एक बार एक डीलर अपने घोड़ों को चारा खिलाने के लिए पाहोम के पास आकर रुका। फिर दोनों ने एक साथ चाय पी और उनकी बीच बातचीत शुरू हुई। डीलर ने कहा कि मैं बस्किरों की भूमि से आया हूँ, जहाँ पर मेरी 13,000 एकड़ ज़मीन है जो मैंने 1,000 रूबल्स में खरीदी है। उसने पाहोम को यह भी बताया कि तुम्हें सिर्फ बश्कीर लोगों को खुश करना है, फिर वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें बश्कीरों के चीफ से दोस्ती करनी है। मैंने तो उन्हें चाय के डिब्बे के अलावा लगभग 100 रूबल, ड्रेसिंग गाउन, कारपेट और शराब दी थी जो कि उन्हें पसंद थी। फिर उन्होंने मुझे 2 पेंस में 1 एकड़ के हिसाब से ज़मीन दी थी। डीलर ने यह भी बताया कि ये भूमि नदी के पास है और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। बश्कीर लोग भी बहुत ही सिंपल हैं, वे भेड़ की तरह सीधे हैं। पाओम ने सोचा कि मुझे भी वहाँ जाकर वहाँ के बारे में पता करना चाहिए और अगर सब कुछ सही रहा तो हमेशा के लिए वहीं बस जाना चाहिए। मुझे वहाँ यहाँ की तुलना में 10 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल सकती है। फिर पाहोम ने उस जगह का एड्रेस पूछा और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी वाइफ को सौंप दी और उस डीलर के साथ रवाना हो गया। रास्ते में ये दोनों एक शहर में रुके और बश्कीरों के लिए चाय का डिब्बा, कुछ शराब और कई गिफ्ट्स खरीदे जैसे कि डीलर ने एडवाइस दी थी। फिर ये दोनों लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। अब इन्होंने लगभग 300 मील से ज़्यादा की दूरी तय कर ली थी। इस तरह 7वें दिन ये उस जगह पर पहुंचे जहां बश्कीरों ने अपने टेंट गाड़े थे। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा कि डीलर ने बताया था। लोग सीढ़ियों पर, नदी के किनारे और टेंट में रहते थे। इन्होंने न तो भूमि जोती थी और न ही रोटी खाई थी। इनके पालतू जानवर और घोड़े झुंड में चढ़ते थे। इनके बच्चों को टेंट के पीछे बांध दिया जाता था और घोड़ियों को दिन में 2 बार उनके पास लाया जाता था। घोड़ियों का दूध निकाला जाता था और उस दूध से कुमिस नाम की शराब बनाई जाती थी। यहाँ की औरतें कुमिस तैयार करती और उस दूध से पनीर भी बनाती थी। जहाँ तक आदमियों की बात है तो कुमिस और चाय पीना, मटन खाना और पाइप बजाना इनके काम थे। यहाँ के सभी लोग हट्टे कट्टे और खुश थे। पूरी गर्मियों के सीजन में इन्होंने कभी काम करने के बारे में नहीं सोचा। ये एकदम सिंपल, अनएजुकेटेड और गुड नेचर के इंसान थे। ये रशियन लैंग्वेज बोलना भी नहीं जानते थे। जैसे इन्होंने पाहोम को देखा, ये अपने टेंट से बाहर निकले और उसके पास इकट्ठे हो गए। पाहोम ने इन्हें बताया कि वो ज़मीन खरीदने के इरादे से यहाँ आया है। यह सुनकर बस्कीर बहुत खुश हुए और वे पाहोम को उनके सबसे अच्छे टेंट में ले गए और जहाँ पर उन्होंने कारपेट पर रखे कुछ अच्छे से तकियों पर उसे बैठाया। उन्होंने पाहोम को चाय और कुमिस ऑफर की और एक भेड़ मरवाकर उसके लिए मटन बनवाया। बदले में पाहोम ने भी अपनी गाड़ी से गिफ्ट्स निकाले और उन्हें बश्कीरों में बांट दिया, जिससे बश्कीर बहुत खुश हुए। फिर इन्होंने आपस में खूब बातें की। इंटरप्रेटर ने बश्कीरों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पाहोम को बताया कि बश्कीर उससे बहुत पसंद करते हैं और ये हमारा रिवाज है कि हम अपने गेस्ट को खुश करने के लिए उसके गिफ्ट्स के बदले में कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तुमने अपने गिफ्ट्स हमें दिए, अब बताओ हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है और तुम लेना चाहते हो। हम तुम्हें ज़रूर देंगे, बताओ। पाहोम ने कहा, यहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है आपकी ज़मीन। हालांकि हमारी ज़मीन भी अच्छी है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए खेती के लिए बहुत ही कम ज़मीन बची है। मैंने पहले आपकी जैसी ज़मीन कभी नहीं देखी। पाहोम की बातों को इंटरप्रेटर ने ट्रांसलेट किया और बश्कीरों से बातचीत की। पाहोम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वे आपस में क्या बातें कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। वे खुशी से चिल्लाए और फिर चुप हो गए और पाहोम की तरफ देखने लगे। बश्कीरों ने बताया कि वे गिफ्ट्स के बदले में खुशी खुशी उतनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं जितने की वो चाहता है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उसे ज़मीन पर अपने हाथ से निशान लगाना होगा। इसके बाद सभी बश्कीर एक दूसरे से बहस करने लगे। पाहोम ने पूछा, ये आपस में क्यों बहस कर रहे हैं, क्या हुआ? तो इंटरप्रेटर ने उसे बताया कि इनमें से कुछ बश्कीर अपने चीफ से एक बार पूछना चाहते हैं, वे उनके एब्सेंट में कोई काम नहीं करना चाहते, जबकि बाकी के बश्कीरों ने सोचा कि इस बारे में चीफ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें। सभी बश्कीर आपस में इस तरह बहस कर रहे थे, तभी अचानक
एक बड़ी लोमड़ी से बनी टोपी पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया। सभी चुप होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये आदमी बशकीरों का चीफ था। जैसे ही पाओम को पता चला तो वो तुरंत सबसे अच्छा ड्रेसिंग गाउन और 5 पाउंड चाय लाया और चीफ को ऑफर किए। चीफ ने उन्हें एक्सेप्ट किया और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। बशकीर उससे कुछ कहने लगे। चीफ ने कुछ देर तक उन्हें सुना और फिर अपना सिर हिलाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने पाओम से कहा, ठीक है, तुम्हें जमीन का जो टुकड़ा पसंद हो उसे ले लो, हमारे पास तो बहुत जमीन है। पाहोम ने सोचा कि मैं जितनी ज़मीन चाहता हूँ उतनी ज़मीन कैसे ले सकता हूँ। मुझे ज़मीन खरीदने के लिए पेपर वर्क भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर बशकीर यह भी कह सकते हैं कि ये तुम्हारी ज़मीन नहीं बल्कि हमारी ज़मीन है, हमने तो तुम्हें केवल खेती करने के लिए दी थी। पाहोम ने कहा, आप बहुत ही दयालु हो जो कि मुझे अपनी पसंद की ज़मीन देना चाहते हो। आपके पास तो बहुत ज़मीन है, लेकिन मुझे तो थोड़ी सी ज़मीन चाहिए जिसका पेपर वर्क भी कंप्लीट हो, जो मेरे नाम हो सके, क्योंकि भगवान न करें भविष्य में आप मर जाओ और बाद में आपके बच्चे वापस ज़मीन पर अपना अधिकार बताएं तो ये तो गलत बात है। ये सुनकर चीफ ने कहा, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, हम ज़मीन को आपके नाम करवा देंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम न हो। पाहोम ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक डीलर आया हुआ है और आपने उसे थोड़ी सी ज़मीन भी दी है और उसका पेपर वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे भी इसी तरह ज़मीन चाहिए। चीफ पाहोम की बात समझ गया। उसने कहा, यह बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, हम ऐसा ही करेंगे। हमारे पास एक मुंशी है, हम शहर जाएंगे और आपकी ज़मीन का पेपर वर्क कंप्लीट करवाएंगे। पाहोम ने पूछा, ज़मीन की रेट क्या होगी? चीफ ने कहा, हमारी रेट हमेशा एक ही रहती है। पाहोम कुछ समझ नहीं पाया कि इनकी ज़मीन बेचने का तरीका क्या है, ज़मीन कितने एकड़ होगी। चीफ ने कहा, हम नहीं जानते कि ज़मीन को किस हिसाब से बेचा जाए, हम इसे दिन के हिसाब से बेचते हैं। एक दिन में आप चलकर जितनी दूरी तय करेंगे उतनी ज़मीन आपकी होगी और कीमत 1000 रूबल पर डे होगी। यह सुनकर पाहोम चौंक गया। उसने कहा, लेकिन एक दिन में तो बहुत बड़ा चक्कर लगाया जा सकता है। यह सुनकर चीफ हंसा और कहा, यह सब तुम्हारा होगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उस जगह पर नहीं लौटते हो जहाँ से तुमने ज़मीन के चक्कर लगाना शुरू किया था तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। पाहोम ने पूछा, लेकिन मैं इस ज़मीन में कैसे निशान लगाऊंगा जिस पर मैं चलाऊं? चीफ ने कहा, हम सभी आपकी पसंद की किसी भी जगह पर खड़े हो जाएंगे और वहीं तुम्हारे वापस आने का वेट करेंगे। तुम्हें उस जगह से शुरू करना होगा और अपने साथ एक फावड़ा लेकर अपना चक्कर लगाना होगा। जहाँ कहीं भी तुम्हें ठीक लगे वहाँ तुम्हारे हिसाब से एक निशान बना देना ताकि हमें पता चल सके कि तुम किस डायरेक्शन में गए हो। फिर बाद में हम उन होल्स को देखते हुए आएंगे जो कि तुमने चक्कर लगाने के दौरान बनाए थे। तुम जितना चाहो उतना बड़ा चक्कर लगा सकते हो, लेकिन सूरज डूबने से पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा जहाँ से तुमने शुरू किया था। तुम जितनी ज़मीन कवर करोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। पाहोम बहुत खुश हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठेगा और फिर ज़मीन के चक्कर लगाना शुरू करेगा। इसके बाद उन सभी ने कुछ देर और बात की। कुछ लोगों ने कुमीज़ पी, मटन खाया, चाय पी और फिर रात हो गई। बशकीरों ने पाहोम को सोने के लिए पंखों वाला बिस्तर दिया और फिर सभी सोने के लिए चले गए। उन सभी ने डिसाइड किया कि अगली सुबह वापस मिलेंगे और ज़मीन मापने का काम शुरू होगा। पाहोम अपने बिस्तर पर लेटा रहा। वो ज़मीन के बारे में सोचता रहा और सो नहीं पाया। वो सोचने लगा कि मैं ज़मीन का कितना बड़ा चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली मैं एक दिन में 35 मील आसानी से चल सकता हूँ। 35 मील में कितनी एकड़ ज़मीन होगी? मैं गरीबों की ज़मीन बेच दूंगा या फिर किसानों को खेती करने के लिए दे दूंगा और अपने लिए सबसे अच्छी ज़मीन चुनूंगा और उस पर खेती करूंगा। मैं 2 जोड़ी बैल खरीदूंगा और 2 मजदूरों को काम पर रखूंगा। लगभग 150 एकड़ ज़मीन पर खेती करूंगा और बाकी ज़मीन पर अपने पालतू जानवर चराऊंगा। पाहोम पूरी रात जागता रहा और सुबह होने से कुछ समय पहले उसे नींद आ गई। उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें वो अपने टेंट में लेटा हुआ है और बाहर किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ बशकीरों का चीफ था जो कि जोर जोर से हंस रहा था। पाहोम ने चीफ से जाकर पूछा, आप किससे बात कर रहे हो? लेकिन उसने देखा कि अब वो चीफ नहीं था बल्कि वो डीलर था जो कि उसके घर पर रुका था और उसे ज़मीन के बारे में बताया था। जैसे ही पाहोम पूछने वाला था कि क्या तुम यहाँ लंबे समय से हो, उसने देखा कि वो डीलर नहीं बल्कि किसान था जो कि बहुत समय पहले वोल्गा से पाहोम के पुराने घर में आया था। फिर उसने देखा कि वो किसान भी नहीं था बल्कि खुरों और सींगों वाला शैतान था जो कि वहाँ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था, जिसके सामने एक आदमी ज़मीन पर नंगे पैर लेटा हुआ था। उसने केवल एक पतलून और शर्ट पहन रखी थी। उसने ध्यान से देखा कि वो पड़ा हुआ आदमी कौन है तो पता चला कि वो आदमी वो खुद है जो कि मर चुका है। यह देखकर वो चौंक गया और जाग गया।
फिर उसने सोचा कि यह तो सपना है। उसने दरवाजे से बाहर देखा तो सुबह हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब बशकीरों को जगाने का टाइम हो चुका है। उसने अपने आदमी को जगाया और उससे बशकीरों को बुलाने को कहा। उसने बशकीरों से कहा कि अब ज़मीन मापने का समय हो चुका है। बशकीर उठे और सभी इकट्ठे हो गए। उनका चीफ भी आ गया। उन्होंने फिर से कुमिस पीना शुरू कर दिया और पाहोम को चाय ऑफर की, लेकिन उसने वेट करने से मना कर दिया। उसने कहा अगर हमें चलना है तो फिर अब सही समय आ चुका है। बशकीर चलने के लिए तैयार हो गए। उनमें से कुछ घोड़ों पर बैठे और कुछ गाड़ियों में। पाहोम भी अपने नौकर के साथ अपने छोटे से गाड़ी में चलता रहा। उसके पास अपना फावड़ा भी था। फाइनली वे सभी मैदान पर पहुंच गए। सभी अपनी गाड़ियों और घोड़ों से उतरकर एक जगह इकट्ठा हो गए। बशकीरों का चीफ पाहोम के पास आया और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो जहाँ तक तुम्हारी नज़र पहुँच सकती है सब हमारा है। तुम्हें इसका जो हिस्सा अच्छा लगे तुम ले सकते हो। यह ज़मीन देखकर पाहोम खुशी से झूम उठा। यह ज़मीन काली, उपजाऊ और एकदम प्लेन थी, जिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की घास उगी हुई थी। चीफ ने अपनी लोमड़ी से बनी हुई टोपी उतारी और उसे जमीन पर रख दिया और कहा, यह निशान होगा। तुम यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करो और फिर वापस यहाँ लौट आओ। तुम जितनी जमीन का चक्कर लगाओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। पाहोम ने अपने पैसे निकाले और अपने टोपी पर रख दिए। फिर उसने अपना कोट उतार दिया और बिना आस्तीन की शर्ट ही पहने रखी। उसने अपनी बेल्ट कमर पर बांधी और उसमें पानी की एक कुप्पी भी बांधी। अपनी शर्ट की पॉकेट में रोटी का एक छोटा सा थैला भी डाला और अपने नौकर से फावड़ा लिया और जमीन के चक्कर लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि पूरी जमीन अच्छी थी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो ईस्ट की ओर जाएगा। उसने सोचा कि उसे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसने फावड़ा अपने कंधे पर रखा और मैदान में चलना शुरू किया। पाहोम ने अपने चलने की स्पीड मेंटेन करके रखी। 1000 गज की दूरी तय करने के बाद वह रुका और उसने जमीन में एक होल किया और इसे दिखाने के लिए वहां टर्फ के टुकड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद वो लगातार चलता रहा और उसने अपनी स्पीड तेज की। थोड़ी देर बाद उसने फिर से एक और गड्ढा खोदा। पाहोम ने पीछे मुड़कर देखा। सूरज की तेज रोशनी में वो उस पहाड़ी पर मौजूद लोगों और वहां की गाड़ियों के चमचमाते टायर्स को क्लियर देख सकता था। अब तक पाहोम लगभग 3 मील चल चुका था। गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसने अपना अंडरकोट उतारा, उसे अपने कंधे पर लटका लिया और फिर वापस चलना शुरू किया। अब गर्मी काफ़ी तेज हो गई थी। उसने सूरज की तरफ देखा और सोचा कि अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। उसने अपने आप से कहा, पहले शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन एक दिन में तो 4 शिफ्ट होती हैं। अभी ब्रेकफास्ट करना जल्दीबाजी होगी, बाद में करूँगा। फिर उसने अपने जूते उतारे और उन्हें अपनी कमर में बांध लिया। फिर पाहोम ने वापस चलना शुरू किया। उसने सोचा कि वो 3 मील चलेगा और फिर लेफ्ट साइड में घूम जाएगा, जहाँ पर इतनी अच्छी ज़मीन है कि इसे खोना अफसोस की बात होगी। वह थोड़ी देर सीधा चला और उसने अपने चारों ओर देखा। अब पहाड़ी क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी और वहाँ पर मौजूद लोग काली चींटियों की तरह लग रहे थे। पाहोम ने सोचा कि अब वह काफ़ी दूर आ चुका है, अब उसे वापस जाना चाहिए। उसे लगातार पसीना आ रहा था और बहुत प्यास लगी थी। वह रुका और एक बड़ा गड्ढा खोदा और टर्फ के टुकड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद उसने अपनी पानी की कुप्पी निकाली और पानी पिया और फिर तेज़ी से लेफ्ट साइड में चलने लगा। अब वो थकने लगा था। उसने सूरज की तरफ देखा तो अब दोपहर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब उसे आराम करना चाहिए। उसने बैठकर रोटी खाई और पानी पिया, लेकिन वो ये सोचकर नहीं लेटा कि अगर वो लेटेगा तो उसे नींद आ जाएगी। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने वापस चलना शुरू किया। गर्मी बहुत थी। खाना खाने के बाद अब उसे नींद आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं सोया। उसने सोचा कि 1 घंटा परेशान होना है, फिर पूरी ज़िंदगी मज़े ही करने हैं। वो अब काफ़ी आगे आ चुका था। वो वापस लेफ्ट साइड में मुड़ने वाला था, तभी उसे अचानक एक खोखली ज़मीन दिखाई दी। उसने सोचा कि इसे छोड़ना अफसोस की बात होगी, इसलिए वो वहाँ गया और वहाँ एक गड्ढा खोदा। पाहोम ने फिर से पहाड़ी की ओर देखा। धुंध के कारण वहाँ मौजूद लोग क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने सोचा कि अब मुझे सीधी रेखा में वापस आना होगा, इससे मेरी ज़मीन एक तरफ हो जाएगी। इसलिए पाहोम ने जल्दी से एक गड्ढा खोदा और सीधे पहाड़ी की ओर मुड़ गया। उसने पहाड़ी की ओर चलना शुरू किया, लेकिन वो गर्मी की वजह से परेशान हो चुका था। उसके पैरों में कट लग गए और उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो आराम करना चाहता था, लेकिन उसे सूरज डूबने से पहले वापस पहाड़ी पर पहुंचना था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। वो सोचने लगा, काश मैं इतना नहीं चला होता तो अच्छा रहता। अगर मैं सही टाइम पर पहाड़ी पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। उसने पहाड़ी की तरफ देखा तो वो इससे काफ़ी दूर थी और सूरज डूबने ही वाला था।
वो अब चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी लगातार चलता रहा। वो भी अपने टारगेट से बहुत दूर था। उसने दौड़ना शुरू किया। उसने अपना वजन कम करने के लिए अपना कोट, जूते, कूपी और टोपी फेंक दी और केवल अपना फावड़ा अपने पास रखा, जिसका यूज उसने अपने सहारे के तौर पर किया। उसने फिर से सोचा, अब मैं क्या करूं? टारगेट बहुत दूर है और सूरज डूबने से पहले वहां पहुंचना मुश्किल है। इस टेंशन में वो और भी कमजोर हो गया। वो दौड़ता रहा। उसकी भीगी हुई शर्ट और पतलून उसकी बॉडी के चिपक गए। उसका मुंह सूख गया। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो टेंशन से न मर जाए, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। उसने सोचा कि अगर इतना दौड़ने के बाद मैं रुक गया तो वे लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। यह सोचकर वो दौड़ता रहा और पहाड़ी के पास आने लगा। वो अब बशकीरों के चिल्लाने की आवाज़ सुन सकता था। अब उसने अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ना शुरू किया। सूरज अब डूबने वाला था। उसका कलर खून की तरह लाल हो चुका था। पाहोम भी अपने टारगेट के बहुत करीब था। बशकीर लोग उसे हाथों के इशारे करके बुला रहे थे। वो जमीन पर टोपी में पड़े हुए पैसों और वहां बैठे बशकीरों के चीफ को देख सकता था। पाहोम को अपना वो बुरा सपना वापस याद आ गया जिसमें वो मर चुका था और लोग उस पर हंस रहे थे। उसने फिर से सूरज की तरफ देखा जो कि डूबने वाला था। उसने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ दौड़ना शुरू किया। उसने अपना शरीर आगे की तरफ झुका कर रखा ताकि वहां पहुंचते ही जब वो गिरे तो लोग उसे गिरने से पहले उठा ले। पहाड़ी के पास पहुंचते ही अंधेरा हो गया। पाहोम ने सोचा सूरज डूब चुका है और उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन उसने अब भी बशकीरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो समझ गया कि अभी भी सूरज नहीं डूबा है। वो नीचे से ऐसे ही दिखाई दे रहा है। उसने एक लंबी सांस ली और पहाड़ी की तरफ भागा। वहाँ अभी भी उजाला था। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर देखा तो वहाँ बशकीरों का चीफ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। पाहोम को अपना सपना याद आ गया और वो चिल्लाया। उसके पैर नीचे झुक गए और वो आगे की तरफ गिर गया और अपने हाथों से टोपी तक पहुंच गया। चीफ ने कहा, वाह, पाहोम एक बहुत अच्छा आदमी है। उसने बहुत जमीन हासिल कर ली है। पाहोम का नौकर दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से खून बह रहा था। पाहोम अब मर चुका था। पाहोम के नौकर ने फावड़ा उठाया और पाहोम के लिए 6 फीट लंबी कब्र खोदी और उसे उसमें दफना दिया। फाइनली पाहोम को अपनी लाइफ में 6 फीट जमीन की जरूरत पड़ी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बशकीर लोग और उनका चीफ शैतान थे जिन्होंने पाहोम को मारने के लिए ये पूरा प्लान बनाया था, क्योंकि पाहोम ने एक बार कहा था कि अगर उसके पास बहुत सारी जमीन होती तो उसे शैतान से भी डर नहीं लगता। एज द कंक्लूजन, इस स्टोरी में यह बताया गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसी से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ लियो टोल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड कंप्लीट होती है। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।